सारे चीज बदलने लगेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 50% लोग यानी कि 42% इस देश में किसान हैं। उनके साथ काम करने वाले कम से कम और एक 15-20% है, जो भी जिस प्रकार के भी हो, यानी कि करीब करीब 60% लोग शांत हो जाएंगे अगर खेती किसानी कड़े होता है और अच्छा सुकून से रहते हैं। इतना बड़ा लाट यानी कि 60% लोगों को छोड़ के ये क्या हो रहा है इस देश में? शर्म की बात है, 75 साल के आजादी के बाद लोग चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, सोने के ईंट नहीं मांग रहे सरकार से। भरपूर पानी दे दो, भरपूर बिजली दे दो, हमारे उगाई का दाम दे दो। ये नहीं देने से आज रहे किसान पूरे भारत में। दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र में ज्यादातर आंकड़ा यहां ज्यादा है, बड़ा दुख होता है। महाराष्ट्र एक ऐसी प्रदेश है, हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश है। यहां से इतने नदियां निकलते हैं, शायद ही किसी और राज्य से निकलते हैं। जहां जाओ तो पीने का पानी का किल्लत। प्रकाश पोहरे जी मेरे साथ थे, हम औरंगाबाद में थे। वहां किसी ने कहा भाई यहां पे 8 दिन में एक बार पानी आता है पीने का। प्रकाश पोहरे जी कहा अकोला में कौन सा बेहतर है? अकोला में भी 10 दिन में एक बार आता है। शोलापुर वाले कह रहे हैं 11 दिन में एक बार आता है। कहीं कहीं मतलब प्रांत में पीने की पानी की किल्लत, जहां से कृष्णा और गोदावरी निकलता है। कितने नदियां हैं महाराष्ट्र में? पंचगंगा, प्रवरा, मूला, वारदा, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इतने सारे नदी रखते हुए क्या हो रहा है इस देश में? 75 साल की आजादी बहुत बड़ी लंबी समय होती है। मैं एक बात कहूं तो आपको हैरत होगा, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है, देश का राजधानी जो दिल्ली है, 75 साल की आजादी के बाद वहां भी पर्याप्त पानी की उपलब्धि नहीं है। कई हमारे दोस्तों के घर में गड्ढे खोदे हुए हैं, टैंकर खरीदने पड़ते हैं हर दिन। अफसोस की बात है। और दिल्ली एक ऐसी जगह है जो गंगा यमुना के बीच में डेल्टा में है, पानी की कमी नहीं है, देश की राजधानी है। पानी नहीं, बिजली भी पर्याप्त नहीं मिलता, बिजली की कटौती होती है दिल्ली में कई प्रांत में। ये क्या हो रहा है? क्या आखिरकार इसका कारण क्या है, वजह क्या है? मैं किसी एक पार्टी को या किसी व्यक्ति को आलोचना करना मेरा काम नहीं है। मैं परिस्थितियों का समझने का और समझाने का काम करता हूं। मैं साफ साफ आप लोगों को एक बात बताता हूं, बीआरएस एक मिशन है। भले ही राजनीतिक पार्टी है, राजनीति एक व्हीकल है, जो कि नीतियां बनना है, कानून बनना है तो असेंबली से, पार्लियामेंट से ही बनते हैं, वो हम जानते हैं। आंदोलन कर करके पूरी जनता थक गई है। किसानों को लेकर अगर बात करें तो यहां शरद जोशी बहुत ही महान किसान नेता, देश के जाने माने नेता, उन्होंने क्या कम लड़ी थी? कितने साल लड़ी थी? कितने बार जेल गए थे? उनके साथ शंकरन्ना धोंडगे जी, मानिक कदम जी और कई हजारों लाखों लोग कितने लड़ाइयां लड़े। आज भी प्याज के दाम के लिए नासिक से मुंबई तक लोग 50,000, 10,000 महिलाएं, जिनके खून में, मायरों में से खून भी निकल रहा है, यात्रा करना पड़ता है। ये क्या हो रहा है? क्या तरीका है? लोकतंत्र का यही है? जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, उनका यही इच्छा था, यही देखना चाह रहे थे, इसीलिए स्वतंत्र पाया हमने। ये बड़ी दुख की बात है। राजनीति तो बहुत चलता है, राजनीति आए तो कोई ना किसी को हारना है, किसी न किसी को जीतना है, लेकिन जनता की जीत के ओर हमको आज सोचने का घड़ी है। जनता की जीत किस प्रकार से हो सकता है? ये संभव बात है, असंभव नहीं है। होंगे बड़े बड़े नेता होंगे, कई हैं, हमने कहीं देखा है देश में भी। यहां पे भी जितने पार्टी है महाराष्ट्र में, जिनको एक पार्टी मुझे बताया जिनको सत्ता नहीं मिला,
हर पार्टी को मिला, हर पार्टी के मुख्यमंत्री ने यहां पे, फिर किसी एक ने भी परिवर्तन क्यों नहीं लाया? यह सोचने की बात है। पार्टी ठीक है, पार्टी से हमको कोई एतराज नहीं है, लोकशाही में पार्टियां होना चाहिए, वो प्रजास्वाम्य के, लोकशाही के स्तंभ होते हैं। पार्टी की मौजूदगी बहुत जरूरी है, पार्टियों के बीच में टक्कर की भी बहुत जरूरी है। जो अच्छा क्वालिटी काम करता है उसको जनता मौका देगी। तो मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं, ये बीआरएस भारत परिवर्तन का एक मिशन है। पूरी भारत को सुधारना है, सिर्फ महाराष्ट्र राज्य को नहीं। पूरी भारत जब तक परिवर्तन ना हो, हमारे समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। एक सेंटेंस में कहना है तो परिवर्तित भारत ही आज के भारत के सर्व समस्याओं के समाधान है। 100%, इसमें कोई दौरा है नहीं। दुनिया में कई मिसाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर समाज का किसी न किसी तरीके का शुरुआत होता है। किसी का आजादी से गिनते हैं, किसी का इनकलाब के बाद, रिवॉल्यूशन के बाद गिनते हैं, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तानाशाही से लोकशाही में बदलते हैं, वहां से फिर गिनती शुरू करते हैं। हमारे देश में हमारी व्यवस्था है कि हम आजादी के जब से देश का शुरुआत का गिनती करते हैं। तो होता यह है, हर देश में, सारे ग्लोब में अगर देखें हम लोग, उस समय के जैसे बुद्धिजीवी होते हैं, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे हमारे यहाँ, उनके नेतृत्व में एक संविधान बना, कानून कायदा बना दिया, देश चल पड़ा। चलते चलते अनुभव ही कुछ और मिलते हैं। जब लिख के चलते हैं, कानून बना के चलते, कुछ एक रास्ता बना के चलते हैं, जब चल पड़े तो अनुभव कुछ अलग बताता है, उसके मुताबिक काम होता है, और 1-2 दशक या मैक्सिमम 3 दशक के अंदर पूरे सेटल होता है। हमारे पास 75 साल गुजर गए, अभी भी कोई सेटल नहीं। किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है आखिरकार, फिर कौन सुख से है? शोषित, पीड़ित, वंचित जो लोग हैं, आज हमारे देश में दलितों का स्थिति क्या है? मैं एक शब्द में कहता हूं, दलितों का गरीबी और दलितों का साथ अन्याय जब तक नहीं रुकेगा, हमारे चेहरे से वो दबा नहीं जाएगा। 100% ये मेरी बात मान लीजिए आप। अमेरिका जैसा देश, जहां वहां के मुकामी लोग, नेटिव लोग, इंडियंस को काफी सताए थे, श्वेत जाति वालों ने काफी अत्याचार किए थे उनके ऊपर, लेकिन अमेरिका जैसा देश भी, वहां भी चेतना जाग गई। मैंने किसी सभा में कह दिया, सभी ने खूब तालियां बजाए। बराक ओबामा को अमेरिका का अध्यक्ष बना के अमेरिका ने अपने पापों को धोया है। ऐसे ही हमारे पास जब तक हमारे दलित समाज ठीक है, उनको जोश ज्यादा है, तो जब तक दलित शोषित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, वंचित रहेंगे, तब तक हम सुकून से नींद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हमारे घर में खाना है, भरपूर खा रहे हैं, लेकिन बगल के घर में अगर वो लोग उपवास है तो हमको क्या लगता है? ऐसी स्थिति हमारे दलित समाज का है। इसको किसी ना किसी तरह से इसको सुधारना चाहिए, इसका उद्धार होना चाहिए। ऐसे ही आदिवासी कब तक लड़ेंगे अपने हकों के लिए? वो लगातार लड़ रहे हैं आजादी के जब से आज तक, समस्या मिटता ही नहीं। बुद्धिजीवियों की कमी नहीं, ऑफिसरों की कमी नहीं, पार्टियों की कमी नहीं, हार जीत की कमी नहीं, फिर क्यों समाधान नहीं निकलता? ये बुनियादी बातें सोचने की बातें हैं। खास तौर पर यहां के बुद्धिजीवियों से, युवा से मैं हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम करके विनम्र निवेदन करता हूं, वक्त आ गया है, अभी हमको जागरूक होने जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जब तक ये देश नहीं बदलेगा, देश का विचारधारा नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ चुनाव आएंगे, कोई पार्टी हारेंगे, कोई पार्टी जीतेंगे, बस यही ड्रामा चलता रहेगा। 2 शब्द मैं बताता हूं आपको। एक, पानी, जिसकी कमी तो होनी ही नहीं चाहिए भारत में।
देश को जितना पानी चाहिए उससे कई गुना डबल पानी की उपलब्धि है देश में। ये आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के हैं। भारतवर्ष में हर साल 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है, जिसमें से सीधे ही बरसात होते समय ही फ्रिक्शन होकर के हवा से आधा पानी बाष्पीकरण होता है, यानी कि 70,000 करीब करीब बाष्पीकरण हो जाता है। बाकी 70,000 पानी हमारे भूमिगत जाता है, कुछ भूमि जल, और बाकी 60-65,000 टीएमसी सीधे ही शुद्ध नदियों में शुद्ध पानी हमारे देश में बहता है। इसमें से आज तक भारत ने उपयोग किया सिर्फ 19-20,000 टीएमसी। बाकी 50,000 टीएमसी बह रहे समंदर में, या तो बंगाल के खाड़ी में या अरबिया समुद्र में। सभी देख रहे हैं, इतने सारे प्रधानमंत्री, इतने सारे मुख्यमंत्री, इतने सारे विधायक, आमदार, खासदार, क्या क्या नहीं, लेकिन कुछ होता है नहीं। इधर हमारे खेत भी सूखे हैं, हमारे गले भी सूखे हैं। क्या पाप किया देश ने? हकीकत बताए तो ये बात यह है, भारत में सबसे ज्यादा कृषि लायक भूमि है। अमेरिका हमसे बड़ा है, 2-2.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास सिर्फ 29% ही कृषि योग्य भूमि है। चाइना हमसे 1.5 गुना बड़ा है, उनके पास सिर्फ 16% ही कृषि योग्य भूमि है। भारत ही एक ही देश है पूरे दुनिया में जो भाग्यवान है, जिनके पास सीधे ही 50% भूमि कृषि योग्य है। भारत को अगर एकड़ में नापा जाए तो 83 करोड़ का एकड़ हमारा भूमि है, भारत का भूमि, जिसमें से सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। यानी कि मेरा कहना यह है, जितना बारिश होता है, जितना पानी की उपलब्धि है, उससे भारत के हर 1 एकड़ में भरपूर पानी दिया जा सकता है, हर 1 एकड़ में, प्रति 1 एकड़ में। उसके बाद एक 10,000 टीएमसी अगर आप पीने का पानी हर घर में नल फिट करके दे दो, जैसा तेलंगाना ने दिया है, हर घर में भी नल करके, पूरे भारत में नल फिट करके दे दो, और उद्योग के लिए जितना चाहिए उतना दे दो, उसके बाद भी कम से कम 25-30 हजार टीएमसी की बचत है देश में। इतना संपत्ति देश का है, इतनी संपत्ति जो प्रकृति ने दिया है, जो भगवान ने दिया है, उससे देश क्यों वंचित है? ये क्या तमाशा है? पीने का पानी जो उपलब्ध है, जिसको अमेरिका से ना भीख मांगनी है, ना रशिया से मांगनी है, ना किसी अन्य से मांगनी है, हमारी अपनी संपत्ति है। यानी कि सीधे ही, मैं इसीलिए कह रहा था भारत का परिवर्तन का बात, इसीलिए मैंने लिया कि देश का जो जल नीति है, राष्ट्रीय जल नीति, इसको पूरा का पूरा बंगाल के खाड़ी में फेंक देना चाहिए और नई नीति का रचना होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए भारत का परिवर्तन हम चाहते हैं। दूसरा एक मुद्दा है बिजली। बिजली का भी बड़ा चक्कर है इस देश में। बिजली 3, 4, 5 किस्म का होता है। एक तो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जब बरसात होता है, जो जल विद्युत कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट भर जाते हैं तो तभी मिलता है, 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के, पूरा साल भर नहीं मिलता। सोलार का ऊर्जा है, वो दिन में आता है, रात में नहीं आता है। जो विंड से, हवा से मिलता है विद्युत, वो भी हवा चली तो मिली, ना तो ना मिली। और 2 चीज गैस का है, जहां गैस की उपलब्धि है वहीं हो सकता है, बाकी जगह नहीं हो सकता है। फर्म पावर जो हर जगह मिलने वाला सिर्फ 2 है, वो है एटॉमिक पावर है और थर्मल पावर है। एटॉमिक पावर को लेकर सारी दुनिया भर में विवाद है, हमारे भारत में भी विवाद है। क्योंकि रशिया के चेरनोबिल में उसका विस्फोट हुआ था, उसे काफी लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उसके लेके कहीं अनुमान है, मतलब उसका विवाद है। लेकिन जो थर्मल पावर है उसका कोई विवाद नहीं। थर्मल पावर बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो कोयला है। अभी आते आते हमारे चंद्रशेखर जी को मैं बता रहा था, महाराष्ट्र के अंदर कितना कोयले खदान है। हमारे उमरेड में, गुग्गूस में, बलारपुर में, चंद्रपुर में, ऐसे पूरे भारत में है। तेलंगाना में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है। कोयला इतना है हमारे पास देश में, 300
361 बिलियन टन, मिलियन नहीं बिलियन, 361 बिलियन टन की कोयला अब तक पाई गई है ऑलरेडी। और भी विस्तार में भंडार है, कोयले का भंडार। जो हाइडल इलेक्ट्रिकल है, जो सोलर ऊर्जा है और जो कोयले से थर्मल बनता है, इन तीनों को तालमेल करके हाइब्रिड सिस्टम में अगर यूज करें, पूरे भारत में हर चीज के लिए, खेतों के लिए, उद्योगों के लिए, कमर्शियल के लिए, डोमेस्टिक के लिए, पूरे चीज जिस प्रकार का बिजली हमें चाहिए, पूरे भारत को देने के लिए ये उपलब्ध हुआ, ऑलरेडी उपलब्ध हुआ 361 बिलियन का कोयला 150 साल तक के लिए पर्याप्त है। 150 साल तक के लिए। ये भी आंकड़े मेरे नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कोल मंत्रालय के है, कोल इंडिया के है। अगर ये सच है तो क्यों बिजली की कमी है देश में? क्यों लोगों को रुलाया जा रहा है? क्यों सताया जा रहा है? किसान रात्रि बेरात्रि, आधी रात में किसानों को करंट दो, जैसे कि वो भिखारी है। जाओ तो वहां किसी को सांप काटा, किसी को बिजली का धक्का लग के मर गया। कितने लोग की मृत्यु हो रही है? ये क्या तमाशा है इस देश में? तेलंगाना में जब किसानों की सरकार बना, जो बीआरएस की सरकार है, वहां महाराष्ट्र से भी ज्यादा किल्लत थी। हमारे भी किसान, काफी लोग आत्महत्या कर रहे थे वहां पे। हमने एक शपथ लिया, भाई इसको रोका जाए, कुछ करो लेकिन रोको, किसानों को खड़ा करो। मैं रोते रोते भी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनको अपील करता रहा कि मत मरो भैया, 1-2-3 साल मैं संभाल लूंगा आप लोगों को। ऐसा बोलना पड़ता था, मुझे भी गदगद होकर बोलना पड़ता था। आज तेलंगाना में किसानों को 24 घंटा पानी, बिजली मिलता है फ्री में, 1 पैसा भी नहीं। तेलंगाना में हमने 4-5 कदम उठाए तो किसान खड़े हो गए, खुश है। आत्महत्या 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरा का पूरा थम गए, बंद ही हो गए। हमने पहला कदम यह उठाया कि भाई तलाटी को हटा दो। हटाना है, हटाना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है। हटाना चाहिए। हमने कानून लाके असेंबली में पास करके बर्खास्त कर दिए। तलाटी चला गया। चले जाने के बाद क्या किया? हमने उनका नौकरी नहीं निकाला, हमने उनके पेट पे नहीं मारा, उनके दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिए, एडजस्ट कर दिए उनको। बाकी पूरे डिजिटलाइज कर दिए, कंप्यूटराइज कर दिए। 7-12 के लिए कहीं तहसील जाओ, इधर जाओ, किसी को आगे हाथ फैलाओ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बटन दबाओ तो दिखेगा 7-12 क्या है। 7-12 दिखेगा, 70-12 भी दिखेगा। देश में नहीं, आप अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, रजिस्ट्रेशन भी 10 मिनट के अंदर होता है। ना कोई रिश्वत है, ना कोई मामला है। रजिस्ट्रेशन के साथ ही साथ 5 मिनट के अंदर पट्टा भी हो जाता है। वहीं का वहीं आपके पास 7-12 तो एक सादा कागज देते हैं। हमारे पास जैसा पासपोर्ट होता है, उतना सुंदर सा पाकिस्तान का पासबुक है। किसी ने भेजा, किसी ने खरीदा, तो वहीं का वहीं बेचने वाले से काट देते हैं, मोहर लगा देते हैं। जिन्होंने खरीदा उनके पासबुक में चढ़ा देते हैं, मोहर लगा देते हैं, पट्टा करके बेच देते हैं। कोई घूमना फिरना कुछ नहीं। एक तलाटी व्यवस्था बर्खास्त करके सारे भूमि के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने से इतना फायदा हुआ। किसान अब जाते नहीं तहसील में। दूसरा क्या किया, इनसे क्या हुआ, इससे फायदा इतने मिले ये करने से। आज हम फसल को एक बार 5-5 हजार के हिसाब से 1 एकड़ को 10,000 रुपए निवेश के लिए देते हैं टाइम सीजन पे, ताकि वो बीज खाद जो भी उनको चाहिए वो खरीद लेते हैं, सही टाइम पे पहुंचा देते हैं। किस प्रकार से? उनको कोई दफ्तर नहीं जाना पड़ता, कोई दरखास्त देना नहीं पड़ता, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी यहां हैदराबाद में डाल देता है बैंक में, तो सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है और उनका सेल फोन बजने लगता है। ये बड़ा अजीब चीज हो रहा है वहां पे। किसानों का एक साथ जो कि एक दिन लाखों लोगों को जाता है, हर किसी का सेल फोन बजने लगता है। बोलते वो लोग के आ गया रैतु बंधु, आ गया रैतु बंधु।
ऐसा बोलते। उनका लिए हमने बीमा कर दिया, जो चरण वांगमारे जी कह रहे थे। पूरा भाई हम समझ गए चरण वांगमारे का हवा बहुत है, बार बार तो वहां होता यह है, किसानों का किसी भी तरह से मृत्यु हो, सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं, किसी भी तरह का मृत्यु हो, नेचुरल डेथ भी हो, ठीक है, इसीलिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो और किसान को पूछते हैं, भाई आपके अगर कुछ मृत्यु होने में किसको भेजना चाहिए पैसे, नॉमिनेट हो जाता है। किसान का मृत्यु हो जाता है तो इमीडिएटली 8 दिन के अंदर ही उनके घर 5 लाख का चेक पहुंच जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना किसी दफ्तर जाओ, ना कोई दरखास्त दो, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक आता है। ये इसलिए संभव हुआ कि पूरे राज्य को हमने हर 5000 एकड़ को एक क्लस्टर में ला दिया और वहां एक अधिकारी का नियुक्ति किया। उन 5000 एकड़ में जितने भी किसान हैं वो क्लब बन गया। उसमें से कृषि का मृत्यु होता है, इमीडिएट रिपोर्ट आता है, उसके हिसाब से चेक चला जाता है और किसान के पूरा उगाई हुई पूरी क्रॉप हम लोग खरीदते हैं, सरकारी खरीदता है। ये कहीं भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, वो किसी भी प्रकार का भी हो, मक्का हो, धान हो, जो भी हो, सरकार खरीदता है। 7000 के ऊपर खरीद केंद्र है और पैसे के लिए फिरना नहीं पड़ता है कहीं सेठ के पास, साहूकार के पास, किसी के पास नहीं। कोई भी किसान अपने भेज दिया खरीद केंद्र में तो सीधे पैसे उनके बैंक में चले जाता है, किसी के पास लेना नहीं पड़ता।